हमारे मस्तिष्क में न जाने पाए, हमारे शरीर में न जाने पाए, हमको इसीलिए हवन करना है। पहला कारण। दूसरा कारण, हवन करने का जड़ी बूटियों की रक्षा हो, जड़ी बूटियों का प्रचार हो। तीसरा कारण, राष्ट्र की रक्षा हो। मगर हवन यहाँ पर कार्य कैसे करेगा? जब आपने घर की असर खींच लिया, घर में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, एक कमरे की कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करना, उसमें सबको ऑक्सीजन कार्बन को नीचे रखना है। कैसे करेगा? कोई आज तक प्रयोगशाला नहीं बन पाई, कोई आज तक रास्ते में कैसे अलग किया जाए? सीधा हवन उपाय है। जब हवन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बिखर जाएगी, यानी कि फट जाएगी। ये तो गाड़ी मोटर धोने कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड है, वो बिखर फट जाएगा, उससे ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। कार्बन का नीचे रह जाएंगे, ऑक्सीजन वायु में घुल जाएगी, वह आपके मस्तिष्क में पुना जाएगी, तो आपके मस्तिष्क को लाभ मिलेगा, जो शरीर में रक्त को संचार करती है। इतना काम मुख्य है उनका। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि हाँ हम घर में पौधा लगा लेंगे और पौधा हमारे घर के बदबू खींच लेगा, यानी हमारे मुंह से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा खींच लेगा। ऐसा नहीं हो पाएगा। पौधे तक आपको भेजना है, पौधा जहाँ खींचेगा वो अपने अगल बगल खींचेगा, और अब जो घर से मुंह से निकाल वो घर ही में रहेगा, उसको आपको निकालने के लिए भी हवन करेगा। जब हवन करेंगे हवन में हवन सारी जलाई जाएगी। अगरबत्ती से वो काम नहीं हो पाएगा, धूप बत्ती से वो काम नहीं हो पाएगा, दीपक से भी वो काम नहीं हो पाएगा, जब तक उसमें सबको साथ न जलाएंगे। लोग कहते हैं कि गुड़ कहाँ जलाया जाता है? हिंदू गुड़ जलाता है, धन का बर्बादी करता है। हम बर्बाद नहीं करते हैं। जिस घर में गुड़ जलेगा हफ्ते में 10 ग्राम, उस घर के से चेचक नहीं होगा। अगर हवन सामग्री घी के साथ जलेगा तो चेचक, हैजा आदि नहीं हो सकता। चेचक होने को ये गारंटी है। यही कारण बना कि हलवाई खानदान में किसी को चेचक नहीं होता, क्योंकि उसकी चीनी नीचे गिरती है, हम तो जलाते हैं। अब लोग कुछ कहते हैं कि जहाँ पर हवन किया जो जमीन कच्ची होनी चाहिए, उसे गोबर से लीपा जाए, उसमें गोबर कंडे भी रखे जाए, बिल्कुल सही बात है, उससे क्या लाभ होएगा? यूरेनियम का जब हमला होएगा, जिसे कहते हैं परमाणु हमला, परमाणु हमला होने पर ये जो पक्का मकान है ये भी बर्बाद हो जाएगा। कच्चा मकान जो गोबर से लीपा होगा वही बचेगा केवल। वही व्यवस्था ये बनाई गई है, क्योंकि गोबर होता है मीथेन, और मीथेन जब जलता है उससे हाइड्रोजन बनता है, वो आपके परमाणु हमले को निष्क्रिय कर देगा। इतना लाभ बनता है। तो इतना वैज्ञानिक सम्मत मतलब वैदिक परंपरा है हम लोग का, तो इसे समाज में क्यों छिपाया गया गुरु? और अभी वो लागू क्यों नहीं? सरकार उस एक्ट से बंधी हुई है, भारत सरकार। आप नहीं बंधे, आप करिए ना प्रचार आपके यहाँ पर। भारत सरकार एक एक्ट से बंधी हुई है, उसमें ये व्यवस्थाएं बनाई गई कि हम किसी प्रकार से संस्कृत के प्रचार आदि में सहयोग नहीं करेंगे। और संस्कृत में बातें हैं, रूस के जो बंकर सीमावर्ती बंकर, उन्हें गोबर से लीपा था, गाय के गोबर से। उनके सीमावर्ती प्रांतों में निर्देश है कि हर व्यक्ति एक गाय पालेगा, अन्यथा रात छोड़ कर चला जाएगा। रूस में केवल गोबर के लिए, गोबर से लीपा जाए। जब परमाणु हमला होवे तो हम बंकर में छुप जाएंगे, पर बंकर में परमाणु सामग्री का असर हमारे ऊपर न होने पावे, हमारे आंखों में जलन न हो, हमारे खांसी ना आ जाए। वो रूस वाले को इतना मालूम है कि गाय से इतना फायदा है। हाँ? वो लोग उसका सरकार जो ये अनुमति यानी आदेश दिया हुआ है, तो हमारे नेपाल सरकार या भारत सरकार को जो स्वयं संस्कृत का जो जन्मदाता है, माता है ये लोग, वेद जहाँ पर उत्पन्न हुआ, ये तपोभूमि, देवभूमि, वो आर्य भूमि, तो यहाँ की जो सरकारें हैं वो सब चीज़ देख कर क्यों नहीं वो कहते हैं? आप सरकार के पीछे क्या पड़ते हैं? हाँ, जनता भी उसी में, सरकार जब वो नियम लगाएगा तो जनता लेगा ना। जैसे रूस की सरकार ने अभी लगाया तो गाय वहाँ पाल रहे हैं, वैसे ही नियम अगर यहाँ की सरकार को लगाने के लिए हम लोग अभी प्रेरित करें तो कैसा रहेगा? वहाँ के वैज्ञानिकों ने कहा इस बात को कि ऐसा किया, वहाँ के लोग कर रहे हैं। आपके वैज्ञानिकों ने भी बात कहा भारत सरकार से, न माने अलग बात। अभी तक सरकारें कहाँ रही भारत में? कांग्रेस को क्यों सकता है? अभी तो भारत सरकार कहाँ रही? सरकार तो 1 साल हुआ अभी आए, अभी तो केवल शासन रहा है। तो हमारे यहाँ की तो सरकार की क्या कहना? अब ये सब तो इनके धर्म का ध भी नहीं मालूम है। आपके सबसे अच्छा है क्योंकि आपका तो छोटा सा है, पर आपके संस्थाएं जागृत नहीं है, हिंदू जागृत नहीं है, इस पर विचार नहीं कर रहा, इस पर अन्वेषण नहीं कर रहा है। यहाँ पर हवन किया गया है, अब एक कार्बन डाइऑक्साइड नाप के देख लीजिए। देखिए गुरु, एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये दिखाई तो नहीं दे रहा बाहर से, लेकिन अंदर से नेपाली समाज भी जातिवाद बहुत हावी है यहाँ पर। आपको मैं बतला रहा हूँ, जातिवाद इतना हावी है कि हम लोग आर्य समाज जो कार्य कर रहे हैं, हम लोग को जो बड़े कास्ट के हैं, अपने आप को जो अभी बड़े कास्ट कहते हैं, वो लोग ज़्यादा विरोध करते हैं। हमने देखा है, जैसे बावन हो गए या क्षेत्रीय या अपने आप को यहाँ पर ठाकुरी बोलते हैं, वो लोग उतना इंटरेस्टिंग यानी अंदर से उतना वो जुड़ने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं जितना और रिलीजन जैसे नेवार, मगर, गुरुंग, राय
और कास्ट जो हैं वो ज़्यादा इच्छुक, ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन और जानते हुए भी उनको समझाते हैं, वो समझ जाते हैं, फिर भी कुछ दूरी वो बना लेते हैं। पहले तो आ जाते हैं, फिर उसके बाद जब समझते समझते धीरे समझ जाते हैं तो वो दूरी बना लेते हैं। ऐसा क्यों? भारत में भी वही है, व्यक्तिगत स्वार्थ सब जगह पर है। स्वार्थ के कारण वो ऐसा कहते हैं, मगर उनको एक बात नहीं मालूम है, जब राष्ट्र नहीं रह जाएगा, जब जलवायु नहीं रह जाएगी, जब पर्यावरण नहीं रह जाएगा तो उनका व्यापार कहाँ चलेगा? ये तो पूछिए उनसे। जो आज कह रहे हैं इससे, ये इसलिए कह रहे हैं कि इससे आर्य समाज का प्रचार होएगा, आर्य समाज की बातें आगे होएंगी। ब्राह्मण कहेगा हम अपनी दुकान कहाँ चलावेंगे, हम लोगों को ठगे कहाँ से? मगर लोग ठगे तब आप जब हिंदू रह जाएंगे। मुसलमान हवन नहीं करेगा, क्रिश्चियन नहीं करेगा, क्रिश्चियन नहीं करेगा। वो अलग बात है, अमेरिका ले कर रहे हैं। कौन ठगेगा? आप तो ठगने के लिए इतना कि ठगने आप लोग रहे तो कम से कम आप ये बात कहिए ना, ठगी आप धन तो आपको देवेंगे, मगर ब्राह्मणों ने इसे अपनी आजीविका बना ली, इस काम को आजीविका बना ली। ये आजीविका नहीं है। पहले जब गुरुकुल व्यवस्था रही तब गुरुकुल की व्यवस्था के अंतर्गत रहा ये कि कहीं कोई कार्य होवे, गुरुकुल का आचार्य को सूचना दी कि गुरुकुल का आचार्य आ गया आपके यहाँ पर। उस जमाने पे जो वैदिक युग था उस